हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे मनी से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो मनी से रिलेटेड पहले के 100 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। बाकी के 20-22 क्वेश्चंस रहते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे और मनी वाला जो टॉपिक है इसको आज हम ख़त्म कर देंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई इज सिचुएटेड एट। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो है मुंबई में। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द नया पैसा इंट्रोड्यूस्ड विद द डेसिमल सिस्टम ऑफ कॉइनेज बिकम पैसे। अब देखो, डेसिमल सिस्टम कब आया था? डेसिमल सिस्टम आया था 1957 में। तो 1957 में जो 1 रुपया था, 1 रुपये को 100 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया था। 1 रुपये को 100 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। इससे पहले सिस्टम क्या होता था? जो 1 रुपया था उसमें अन्ना होता था, 16 आने का 1 रुपया होता था, राइट। लेकिन 1957 में 1 रुपए को 100 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। उसके बाद 1964 तक आते आते इन्होंने नया पैसा इंट्रोड्यूस किया। नया पैसा में क्या था? 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपया। तो ये इन्होंने नया पैसा इंट्रोड्यूस किया था। कब किया था? 1 जून 1964 को। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच ईयर वॉज द फेमा प्रोमulgated? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये आया था 1999 में। किसको रिप्लेस करके? फेरा को। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट को रिप्लेस करके फेमा आया था। टिक मार्क विच इज इनकरेक्ट अबाउट इन्फ्लेशन। फर्स्ट है, इन्फ्लेशन इंडिकेट्स राइज इन द प्राइस ऑफ बास्केट ऑफ कमोडिटीज ऑन द पॉइंट टू पॉइंट बेसिस। कमोडिटीज के प्राइस बढ़ रहे हैं तो इन्फ्लेशन हो रही है, बिल्कुल सही है। इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स। इन्फ्लेशन रेट जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मेजर किया जाता है। तो बी वाला जो है वो इनकरेक्ट है। फॉर सम कमोडिटीज रिटेल प्राइसेस आर आल्सो कंसिडर्ड टू मेजर इन्फ्लेशन, जिसको बोलते हैं रिटेल इन्फ्लेशन। तो थर्ड वाली स्टेटमेंट भी राइट है। फोर्थ क्या है? इन्फ्लेशन रेट गोइंग डाउन डज नॉट मीन प्राइसेस आर डिक्लाइनिंग। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर इन्फ्लेशन रेट कम हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइस कम हो रहे हैं। प्राइस बढ़ रहे हैं लेकिन पहले के कंपैरेटिवली कम बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक कमोडिटी है, कमोडिटी का जो प्राइस है, कोई भी कमोडिटी है, ठीक है, उसका प्राइस जो है वो हर साल 4% इंक्रीज होता है। हर साल 4% उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है। लेकिन किसी ईयर में जो इस कमोडिटी का प्राइस है, कोई भी कमोडिटी है, सपोज कमोडिटी ए है, इसका प्राइस हर साल 4% इंक्रीज होता है। लेकिन किसी पर्टिकुलर ईयर में इसका जो प्राइस इंक्रीज हुआ है वो 2% इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे जो इन्फ्लेशन रेट है ना वो डिक्रीज हुआ है, ठीक है। इन्फ्लेशन रेट डिक्रीज हुआ है लेकिन प्राइस डिक्लाइन नहीं हुआ, प्राइस बढ़ रहा है लेकिन प्रीवियस ईयर के कंपैरेटिवली कम इंक्रीज हुआ है। पहले 4% इंक्रीज होता था हर साल, लेकिन अब इस साल जो है वो 2% ही इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट कम हुआ है। इन्फ्लेशन रेट कम हुआ है लेकिन प्राइस डिक्लाइन नहीं हुआ, प्राइस स्टिल इंक्रीज हुआ है लेकिन प्रीवियस ईयर के या बेस ईयर के कंपैरेटिवली कम इंक्रीज हुआ है, बट इंक्रीज हुआ है, राइट। ऑप्शन डी का जो मतलब है वो ये है। नेक्स्ट है, अराइज इन सेंसेक्स मीन्स। सेंसेक्स किसका इंडेक्स है? ये है बीएससी का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। एनएससी का इंडेक्स क्या है? निफ्टी, राइट। तो सेंसेक्स अगर बढ़ रहा है तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनीज है और उनसे रिलेटेड जितनी भी कंपनीज जो उनके शेयर प्राइसेस है, सबके रेट जो है वो इंक्रीज होंगे ही होंगे, सबके प्राइसेस राइज होंगे ही होंगे, राइट। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, राइज इन द प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ ऑल कंपनीज बिलोंगिंग टू द ग्रुप ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड विद द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। गिल्ट मार्केट। गिल्ट मार्केट कौन सी होती है? जहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बाइंग और सेलिंग होती है। तो मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियन रूपी इज फुली कन्वर्टिबल। इंडियन रूपी करंट अकाउंट में फुली कन्वर्टिबल होता है। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 1 अलोन।
नेक्स्ट है, अ न्यू सीरीज ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज विद रेफरेंस टू द बेस प्राइस ऑफ। अब इसका बेस प्राइस क्या है, जो नई WP होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इसका जो रीसेंट वाला बेस प्राइस है वो है 2011-12 का। डिबेंचर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी आर इट्स। डिबेंचर होल्डर्स कौन से होते हैं? डिबेंचर होल्डर्स वो होते हैं जो कंपनी को लोन वगैरह देते हैं। तो जो कंपनी को लोन देते हैं उसकी प्रिंसिपल अमाउंट जो होती है वो फिक्स करी जाती है कि इतने टाइम पीरियड में प्रिंसिपल अमाउंट जो है वापस करनी है, और इंटरेस्ट जो होता है उसका भी फिक्स्ड होता है कि ईयरली पे करना है या हाफ ईयरली या क्वार्टरली कैसे पे करना है, वो दोनों पार्टीज के बीच का होता है, राइट। तो डिबेंचर होल्डर्स बेसिकली कौन होते हैं? ये कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, राइट। एक होते हैं शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? जो कंपनी के एक तरह के ओनर्स होते हैं, कंपनी के जो डिसीजन मेकिंग होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं ये डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये कंपनी के बेसिकली क्रेडिटर्स होते हैं। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग: मार्केट बोरोइंग्स, ट्रेजरी बिल्स, स्पेशल सिक्योरिटीज इशूड बाय द RBI। Which one of these are the components of internal debt? इंटरनल डेट के तीनों ही कंपोनेंट्स है, तीनों के तीनों ही इंटरनल डेट में आते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग: करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। विच ऑफ दीज आर इंक्लूडेड इन द ब्रॉड मनी, जिसको बोलते हैं M3। ब्रॉड मनी में करेंसी विद पब्लिक भी आ जाती है, डिमांड डिपॉजिट ये भी ब्रॉड मनी में आता है, टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स ये भी ब्रॉड मनी में ही आता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ ए रूपी में मीन। फुल कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है? इट इज फ्री फ्लोट विद अदर इंटरनेशनल करेंसीज। फ्रीली दूसरी करेंसीज के साथ ये चलता है रुपया हमारा, तो ये फर्स्ट वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड क्या है? इट्स डायरेक्ट एक्सचेंज विद एनी अदर इंटरनेशनल करेंसी एट एनी प्रिस्क्राइब्ड प्लेस इनसाइड एंड आउटसाइड कंट्री। बिल्कुल सही है, हम इसको किसी भी इंटरनेशनल करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, इंडिया के अंदर भी इंडिया के बाहर भी। इंडिया के अंदर आप डॉलर में भी चेंज कर सकते हो, यूरो में भी चेंज कर सकते हो, किसी भी करेंसी में। अगर दूसरी किसी कंट्री में जाते हो तो वहां जाकर भी रुपया को आप चेंज कर सकते हो। इट एक्ट्स जस्ट लाइक एनी अदर इंटरनेशनल करेंसी। बाकी करेंसीज की तरह तो रुपया नहीं है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 1 एंड 2। नेक्स्ट है, व्हाट इज इंडो नेक्स्ट विच वॉज लॉन्च्ड इन जनवरी 2005। इंडो नेक्स्ट क्या है? ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, एन ऑल्टरनेटिव ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बीइंग प्रमोटेड बाय द मुंबई स्टॉक एक्सचेंज एंड रीजनल स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट है, तारापुर कमेटी वॉज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तारापुर कमेटी किससे एसोसिएटेड है? कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी से। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। जापान की शेयर मार्केट का नाम है निकाई, बिल्कुल सही है। सिंगापुर की शेयर मार्केट का नाम क्या है? सिंगापुर एक्सचेंज, SGX जिसको बोलते हैं, सिंगापुर एक्सचेंज। शिकॉम किसकी है? ये चाइना की है। यूके की FTSE है, USA की नास्डक है। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज एन अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन जब एकदम से प्राइसेस डिक्रीज होने शुरू होते हैं। इट इज अ सडन फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी अगेंस्ट अदर करेंसीज। करेंसीज का नहीं होता, ये कमोडिटीज के प्राइस यहाँ पे डिक्रीज होते हैं। इट इज द परसिस्टेंट रिसेशन इन बोथ फाइनेंशियल एंड रियल सेक्टर्स, ये भी नहीं आता। इट इज अ परसिस्टेंट फॉल इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस लेवल कम होते हैं, फॉल करते हैं, तो वो होती है सिचुएशन डिफ्लेशन की। नेक्स्ट है, इन द parlance ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट द टर्म बियर डिनोट्स। एक होता है बुल, एक होता है बियर। बुल में क्या होता है? प्राइसेस राइज होते हैं। तो बियर में क्या होता है? प्राइसेस एकदम से कम होते हैं, फॉल होते हैं, राइट। तो एन इन्वेस्टर हु फील्स दैट द प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर सिक्योरिटी इज गोइंग टू फॉल। तो बियर का मतलब क्या है? प्राइसेस जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज आर्टिफिशियल करेंसी। आर्टिफिशियल करेंसी इनमें से कौन सी है? SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये क्या है? आर्टिफिशियल करेंसी है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन इंडिया टैक्सेस आर ट्रांजैक्शंस ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड फ्यूचर मार्केट्स आर levied by the यूनियन, कलेक्टेड बाय द स्टेट्स। अब जो टैक्सेस होते हैं कौन लगाता है? यूनियन लगाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज फ्यूचर मार्केट्स में यूनियन का ही काम है ये, तो ये यूनियन टैक्सेस लगाता है और कलेक्ट भी यूनियन ही करता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 1 ओनली। नेक्स्ट है माइक्रो फाइनेंस इज द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज टू पीपल ऑफ लो इनकम ग्रुप। माइक्रो फाइनेंस क्या है? जो लो इनकम ग्रुप के लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है। दिस इंक्लूड बोथ कंज्यूमर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड। इसमें कंज्यूमर्स भी आ जाते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड भी आ जाते हैं। द सर्विसेज रेंडर्ड अंडर माइक्रो फाइनेंस, इसके अंडर कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है लो इनकम ग्रुप्स को? क्रेडिट फैसिलिटीज उनको दी जाती है, सेविंग फैसिलिटीज भी दी जाती है, इंश्योरेंस फैसिलिटीज भी माइक्रो फाइनेंस के अंडर दी जाती है और फंड ट्रांसफर फैसिलिटीज भी दी जाती है। तो चारों ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजली कपल्ड विद। इकोनॉमिक ग्रोथ इन्फ्लेशन के साथ होती है, क्योंकि अब हमारी इकोनॉमी के लिए, हेल्दी इकोनॉमी के लिए थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन जरूरी भी है। हाँ, इन्फ्लेशन अगर 6% से ज्यादा बढ़ती है तो वो सही नहीं है, बट हाँ 3-4% तक की 4% तक इन्फ्लेशन जो है वो हेल्दी इन्फ्लेशन मानी जाती है। 3-4% तक इन्फ्लेशन हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए जरूरी भी है। Next, a rapid increase in the rate of inflation is sometimes attributed to the base effect. What is base effect? Base effect क्या है? अब देखो, इन्फ्लेशन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन हम देखते हैं तो हम किसी ईयर के साथ उसको कंपेयर करेंगे तभी हमें पता चलेगा ना कि इन्फ्लेशन हुई है। ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा इन्फ्लेशन हो रही है नहीं हो रही है। तो महंगाई का कैसे पता चलता है, इन्फ्लेशन का कैसे पता चलता है? जब हम करंट प्राइसेस को किसी एक बेस ईयर के प्राइसेस के साथ कंपेयर करते हैं, प्रीवियस ईयर के प्राइसेस के साथ कंपेयर करते हैं, तभी तो पता चलता है ना इन्फ्लेशन का। तो बेस इफेक्ट क्या है? जब प्राइसेस को कंपेयर किया जाता है, तो इट इज द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस लेवल ऑफ प्रीवियस ईयर ऑन द कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट। तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वुड रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई कैसे इंक्रीज होती है? परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक। अब देखो, सेंट्रल बैंक जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करेगी पब्लिक से तो बदले में क्या देगी? पैसा देगी। तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी क्योंकि पब्लिक को पैसा जाएगा, पैसा मार्केट में सर्कुलेट करेगा। तो यहाँ पे मनी सप्लाई क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। सेकेंड, डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कमर्शियल बैंक्स बाय द पब्लिक। जब पब्लिक बैंक्स में पैसा जमा करवा रही है, कमर्शियल बैंक्स में पैसा जमा करवा रही है, तो वहां पे मनी सप्लाई इंक्रीज नहीं होगी। थर्ड है बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक से पैसा बोरो कर रही है तो मार्केट में सर्कुलेट करेगी, तो उससे क्या होगा? मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द पब्लिक। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पब्लिक को सेंट्रल बैंक सेल कर रही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे रही है, तो बदले में पब्लिक से क्या लेगी? पैसा लेगी। तो ये तो मार्केट से पैसा ले रही है, मनी सप्लाई यहाँ पे कम हो रही है, इंक्रीज नहीं होएगी। तो आंसर क्या है? 1 और 3। ऑप्शन डी आ जाएगा हमारा आंसर, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।